द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुश आमदीद। आज मेरे साथ इंदौर इंडिया से शरीक गुफ्तगू हैं राहुल खड़ीकर। वो पेशे के एतबार से तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और अब उन्होंने यूट्यूब चैनल अपना शुरू किया है। राहुल, मैं आपके इसी से शुरू करना चाह रहा हूँ कि जी, आपने यूट्यूब चैनल शुरू किया है, तो ये तजुर्बा कैसा रहा? और आपने बहुत से पाकिस्तानियों के भी इंटरव्यूज किए हैं, तो कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुई आपकी पाकिस्तान में? जी, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड आपके प्रेस्टीजियस चैनल पे बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा कि ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। ये जर्नी बड़ी ही इत्तेफ़ाकन स्टार्ट हुई और ये कोई बिल्कुल प्लान्ड जर्नी नहीं थी। ये एक कहते हैं एक पॉज़िटिव एक्सीडेंट तरीके से ये जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने मेरे वालिद साहब को यूट्यूब पे अक्सर उन्होंने कुछ चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो उन्हें देखता रहता था, सुनते हुए और उसी दरमियान मुझे ये लगा कि ये एक बड़ा पॉज़िटिव और कंस्ट्रक्टिव प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर हम हमारी बातों को रख सकते हैं और दूसरे लोगों से बातचीत भी कर सकते हैं, चर्चा भी कर सकते हैं, फिर वो भले ही आपकी थॉट प्रोसेस से इत्तेफ़ाक रखते हों, चाहे ना रखते हों। तो इसी मकसद से, इसी थॉट प्रोसेस से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। कोशिश करी कि पहले मैं थोड़ा-सा मुझसे रिलेटेड जो चीज़ें समझ में आती है, वो मैं स्टार्ट करूँ। तो आप अगर इनिशियल कुछ वीडियोज़ देखेंगे, तो मैंने 2023 से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बताया, ऐसी कुछ चीज़ें बताई। पर वो सिलसिला धीरे-धीरे स्टार्ट हुआ, लोगों ने उसको देखना शुरू किया। दो दोज़ वीडियोज़ वर नॉट दैट गुड। बट फिर भी लोगों ने मुझे फीडबैक देना स्टार्ट किया, जो मुझे जानते थे। तो मुझे लगा कि ठीक है, लोग एटलीस्ट देख रहे हैं और नोटिस कर रहे हैं और एटलीस्ट मुझे बता रहे हैं कि मैं इसमें कहाँ पे इम्प्रूव कर सकता हूँ। देन आई स्टार्टेड टेकिंग दोज़ फीडबैक वेरी सीरियसली और फिर मैंने उन फीडबैक्स के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। और जब मैंने इसको सीरियसली समय देना स्टार्ट किया, तो मुझे फिर कई अच्छे-अच्छे लोग मेरे सामने आते गए, कई पॉडकास्ट आते गए और फिर मुझे लगा कि इन लोगों के साथ भी जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए। उसी सही। सिलसिले में फिर राइट, उसी सिलसिले में जी। फिर मैं कुछ लोगों से जुड़ा, बहुत लोगों को रिक्वेस्ट करी, तो उसमें से शायद आधे से ज़्यादा लोग मना कर दिया करते थे क्योंकि चैनल नया है, यूज़र बेस छोटा है, तो हो सकता है शायद कोई ना आना चाहे। पर कुछ लोग अच्छे भी थे जो जिन्होंने इर्रिस्पेक्टिव ऑफ चैनल की स्ट्रेंथ और यूज़र बेस को ध्यान में मद्देनज़र न रखते हुए हुँ। जुड़ना उन्होंने पसंद किया और फिर उनसे बात हुई, मुलाकात हुई और फिर वो सिलसिला शुरू हुआ। जी। तो ये सिलसिला इस तरीके से जनवरी 2014 में स्टार्ट हुआ। अच्छा, राहुल जी, ये बताइए कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के साथ भी आपका इंटरेक्शन है जी। और आपने इंटरव्यू भी किए कुछ लोगों के। तो उसमें क्या आप पाकिस्तानियों का जो थॉट प्रोसेस है या अक्सरियत का जो थॉट प्रोसेस है विज़ा-वी इंडिया, क्या आपको उसमें कोई फ्लॉ नज़र आया, कोई डिफेक्ट नज़र आया? क्या कहेंगे उस थॉट प्रोसेस के बारे में? सर, मेरी बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी यूट्यूबर से बात नहीं हुई। मेरी हार्डली 2-3 पाकिस्तानी यूट्यूबर से बात हुई। उसके अंदर एक ओएस इकबाल जी हैं, जो अभी यूएस में हैं। उनके साथ में एक बड़ा कंस्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेस, एक बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। सिर्फ़ एक ही डिस्कशन हुआ उनके साथ में, पर उनके साथ में व्हाट्सएप पे एक टच हमेशा बना रहता है और एक बहुत पॉज़िटिव वे में उनसे हमेशा बातचीत होती है। फिर और आपको राहुल जी, आपको पता है ना कि वो ही इज़ अ वेल नोन एथियस्ट। राइट, तो एग्ज़ैक्टली। उसी वजह से शायद उनको पाकिस्तान छोड़ना भी पड़ा। तो अब वो शिकागो में हैं। जी, वो शिकागो में है। जी। जी। राइट। और फिर उसके बाद मुज़फ़्फ़र चौधरी हैं, उनसे कुछ मर्तबा बात हुई हुँ। और उनसे भी बड़ी अच्छी पॉज़िटिव और कंस्ट्रक्टिव बात हुई। पर फिर उसके बाद में 2 कॉल मेरे दुर्दाना जी के साथ भी हुए। तो जब उनके साथ कॉल हुए तो वो भी अच्छे ही कॉल थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी उन कॉल में। फिर उसके बाद में धीरे-धीरे कुछ ऐसा होते गया कि पाकिस्तान की तरफ से जो है वो यूट्यूबर्स कम इंटरैक्ट करने लगे। अब क्या हुआ उनके अंदर पाकिस्तान में, कहते हैं कि उन्हें किसी अदारे से कुछ हिदायत मिली कि ना जाएँ या ना बात करें या इंडिया कंटेंट पे ना काम करें। शायद ऐसा कुछ हो या और भी कुछ रीज़न हो। तो उस वज़ह से फिर वो चीज़ें ब्रेक हो गई
फिर मैं भी थोड़ा सा इंडियन कंटेंट और इंडियन यूट्यूबर्स और जो इंडियन गेस्ट है उनकी तरफ थोड़ा ज़्यादा मूव हुआ और फिर वहीं पे चीज़ें आगे बढ़ती गई। तो पाकिस्तानियों का जो थॉट प्रोसेस है, उस पे क्या कहेंगे विज़ा वी इंडिया? क्या उसमें आपको कोई फ्लॉ नज़र आया? क्या क्या सोचते हैं आप? मतलब सिर्फ़ वही नहीं जिनका आपने इंटरव्यू किया, लेकिन वैसे भी तो आपको पता होगा, कुछ लोगों के आपने वीडियोज़ देखे होंगे। तो आम तौर पे उनको क्या लगता है कि मसलन इंडिया में जो मुझे सुनने को मिलता है, इंडिया में माइनॉरिटीज़ के ऊपर बहुत ज़ुल्म होता है और पाकिस्तान में वो कहते हैं कि माइनॉरिटीज़ बड़ी खुश हैं और माइनॉरिटीज़ की नक्सीर भी नहीं कभी फूटती। नक्सीर का मतलब है नोज़ ब्लीड भी नहीं होता उनको कभी। तो इस तरह का जो नैरेटिव है, ये आपको सुनने को मिला क्या? सर ये आपने बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ पूछी है बोली। इसके ऊपर मुझे एक गालिब साहब का एक शेर याद आता है हुँ, कि हुँ, हमें मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल के हुँ, बहला लेने को गालिब ये ख़्याल अच्छा है। हुँ। सो हमको अगर मालूम है हमको जी, मालूम है जी। जन्नत की हकीकत लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख़्याल अच्छा है। जी, जी, बराबर। हुँ, आपने हुँ, आपने इस शेर को दुरुस्त किया उसके लिए हुँ, बहुत-बहुत हुँ, शुक्रिया। सो हुँ, अगर कोई ये कहे कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ बहुत अच्छे हाल में हैं, बहुत खुश है और हुँ, भारत में हुँ, नहीं है, तो फिर उसकी ज़हनी सोच क्या हो सकती है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हुँ, क्योंकि अगर पाकिस्तान जब वजूद में आया था 1947 में, उस समय जो माइनॉरिटीज़ की पॉपुलेशन थी और अगर आज जो माइनॉरिटीज़ की पॉपुलेशन है, उसको हुँ, कंपेयर कर लिया जाए तो आंसर खुद ब खुद समझ में आ जाता है। हुँ, और हुँ, अगर भारत में भी vis-a-vis ये चीज़ देखी जाए, तो हुँ, आंसर सामने आ जाता है। अब भारत में कोई भी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इंडस्ट्री, कोई भी सेगमेंट उठाएँ और उस हुँ, सेगमेंट में आप देखें तो आपको हर सेगमेंट में नामचीन माइनॉरिटीज़ कंट्रीब्यूटर मिल जाएँगे। फिर हुँ, वो हुँ, फ़िल्म इंडस्ट्री हो या फिर बिज़नेस कम्युनिटी हो या फिर न्यूज़ एंड ब्रॉडकास्टिंग हो या हुँ, फिर किसी भी सेगमेंट में, तो आपको नामचीन माइनॉरिटीज़ से मतलब मेरा सिर्फ़ मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं है, जी, माइनॉरिटी से मतलब यहाँ पर सिख, जैन, बौद्ध, पारसी हर एक चीज़ें हैं। और भारत जो है वो भारत माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलॉन्ग करने वाले प्रेसिडेंट भी दे चुका है और हुँ। प्राइम मिनिस्टर भी दे चुका है। ये चीज़ चीफ पाकिस्तान जस्टिस भी जी, जी। एग्ज़ैक्टली और हुँ, ये चीज़ पाकिस्तान में नहीं देखने को मिलती, बल्कि पाकिस्तान के तो आईन में ये लिखा है कि जो मुसलमान नहीं है, वो सदर-ए-पाकिस्तान नहीं बन सकता, वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। हुँ, सो ये चीज़ को अगर कोई कहे या बोले कि हुँ, भारत में माइनॉरिटीज़ बहुत खतरे में हैं और पाकिस्तान में नहीं, तो वो चीज़ बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होती। हुँ, हाँ ये चीज़ बिल्कुल सही है कि ऐसा नहीं मैं कहता कि कुछ इंसिडेंट नहीं होते, होते हैं कुछ इंसिडेंट्स, हुँ, वो हुँ, अनफॉर्च्यूनेट इंसिडेंट्स होते हैं। जी। तो पर उन अनफॉर्च्यूनेट इंसिडेंट्स को हम पूरे पैन इंडिया मैप किया जाए और ये कहा जाए कि माइनॉरिटीज़ बहुत बुरे हाल में है, तो वो हुँ। चीज़ दुरुस्त नहीं है। राहुल जी ये बताइएगा कि क्या इंडिया जो है वो एक वेलफेयर स्टेट है या बनने जा रहा है? कुछ मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स देखे, तो राहु इसका विकिपीडिया का एक आर्टिकल था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि 2018 में इंडिया ने 190 बिलियन डॉलर्स या 190 बिलियन डॉलर्स खर्च किए सोशल वेलफेयर स्कीम्स पर। और उस साल जो है डिफेंस बजट इंडिया का था 35.46 बिलियन डॉलर्स। तो क्या है जो इकदामात किए हैं गवर्नमेंट्स ने वहां पे, मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स ने, अ, ये जो गवर्नमेंट है या इससे पहले वाली ने, तो और दूसरा जो है पाकिस्तान के साथ कैसे कंपेयर करेंगे आप एजुकेशन में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में? मसलन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो आपका प्रोफेशन है, तो उसमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मेरे पास हैं कि जी, जी, ज़रूर। पाकिस्तान में तकरीबन 25,000 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स प्रोड्यूस होते हैं हर साल और इंडिया में ये तादाद 5 लाख के करीब है। तो अगर जी। आप पॉपुलेशन का डिफरेंस भी ज़हन में रखें, तो फिर भी पाकिस्तान की आबादी 6 गुना कम है तकरीबन इंडिया से। तो उस लिहाज से भी 1.5 लाख कम से कम ये होना चाहिए। तो आप कैसे देखते हैं इस डिस्पैरिटी को?
बिल्कुल सर, आपने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा और आपके इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। मैं कोशिश करूँगा दोनों पार्ट को अच्छे से आंसर करने का। पहला पार्ट आपने वेलफेयर से रिलेटेड बात करी। अब मैं उसका बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ उस चीज़ में, बट फिर भी आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर दैट क्वेश्चन। वेलफेयर स्कीम्स या फिर वेलफेयर से रिलेटेड प्रोग्राम्स, ये अभी अगर हम भारत के ज़हन में देखें या भारत जब से आज़ाद हुआ है तब से देखें, तो ये कोई नए नहीं हैं। ये राइट फ्रॉम 1947 से लेके अभी तक ये चीज़ किसी न किसी फॉर्म में चलते आ रहे हैं। और वो वेलफेयर जो प्रोग्राम्स हैं, वो इसलिए चलते आ रहे थे ताकि कहीं न कहीं जो लोग उस समय इतना अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं इकोनॉमिकली, उन्हें कुछ न कुछ हेल्प हो सके। और वो चीज़ भारत की इकोनॉमी में और भारत में जो लोग एक बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, उनको उनकी लाइफ़ थोड़ा-सा एक सस्टेनेबल जीने में और अपनी ज़िंदगी को ऊपर उठाने में वो काफ़ी हेल्प हुई। अब अगर आपने पिछले कुछ समय में देखा होगा कि लगभग ये शायद डेटा मैं उस सोर्स का नाम बोल रहा हूँ, तो शायद 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आए हैं, अभी हाल ही के दिनों में। हम्म, जो कि अभी इस 10 इयर्स के नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के रिजीम की बात मैं कर रहा हूँ। तो जो वेलफेयर स्कीम्स जो होती हैं या गवर्नमेंट की तरफ से जो भी वेलफेयर फिर वो कैश बेनिफिट हो, डायरेक्ट कैश बेनिफिट हो या फिर इनडायरेक्ट बेनिफिट जो किसी न किसी स्कीम के फॉर्म में दिया जाता है या फिर कोई सब्सिडी हो, तो वो हम्म, हमेशा लोगों को उनकी जीवन जो उनका लाइफ़स्टाइल है उसको थोड़ा-सा इम्प्रूव करने में हमेशा हेल्प करता है। इसलिए हम्म, गवर्नमेंट इतना इसमें स्पेंड करती है और जो चीज़ें गवर्नमेंट इसमें स्पेंड करती है, वो चीज़ें कहीं न कहीं इनडायरेक्ट तौर पे इकोनॉमी को भी बूस्ट करती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल छोटी-सी बात हम लोग देखा जाए, तो अगर किसी को 200 यूनिट, 300 यूनिट बिजली मुफ़्त मिलती है या उसकी कोई सब्सिडी मिलती है और उसका जी, बिजली का बिल ₹500 अगर कम भी आ जाता है, तो वो ₹500 से वो कोई दूसरा खर्चा उसका हैंडल कर सकता है और ठीक वो है। दूसरा खर्चा मेंटेन करेगा तो इकोनॉमी ही बूस्ट होगी। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ थॉट प्रोसेस वेलफेयर के ऊपर इतना स्पेंड किया जाता है। और जो आपका अ, दूसरा क्वेश्चन था, हम्म, इसके अंदर ये था कि पाकिस्तान ऑन एन एवरेज 25,000 सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स को पर ईयर प्रोड्यूस करता है एनुअली और भारत में ये नंबर लगभग 5 लाख के आसपास है, हाफ अ मिलियन। हम्म, तो इसका बहुत बेसिक चीज़ है सर, इसका बेसिक चीज़ है एजुकेशन। अगर एजुकेशन को आप तरजीह देंगे, अगर एजुकेशन के ऊपर आप फ़ोकस करेंगे, तो ये चीज़ें बिल्कुल आपको सामने नज़र आएगी। अ, अनफॉर्च्युनेटली पाकिस्तान में शायद एजुकेशन को इतनी तरजीह नहीं दी गई, जितनी भारत में दी जाती है। भारत में मैं आपको अगर मेरी बेटी की बात करूँ, मेरी बेटी 11 साल की है, वो अभी 7th स्टैंडर्ड में है। उसको 5th स्टैंडर्ड से उसको स्कूल में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स पढ़ाया जाता है। हम्म, तो जब बच्चा अगर इतनी छोटी उम्र से इन चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स को, इन चीज़ों को सीखेगा, तो वो आगे जाके ज़ाहिर-सी बात है इन चीज़ों में कुछ न कुछ आगे करेगा। तो ये चीज़ों को और आज की डेट में इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या पढ़ाना है, इससे ज़्यादा एनालिसिस उस बात पे किया जाता है कि व्हाट इज़ नीडेड एंड रिक्वायर्ड फॉर दैट स्टूडेंट जब वो एक सर्टेन एज क्रॉस करके सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। उस समय उसको क्या ज़रूरत होगी, उसको ध्यान में रख के सिलेबस और सारी चीज़ें ड्राफ्ट की जाती है। और ये चीज़ें बहुत फ्रीक्वेंटली अपडेट्स होती है। ऐसा नहीं होता कि आज कोई सिलेबस बना, आज कोई एजुकेशन बना, तो वो 10 साल तक सेम पैटर्न वैसे ही चल रहा है। ये चीज़ पीरियोडिक लेवल पे 2 साल में, 3 साल में रिवाइज़ होती है। इसलिए बच्चे जो हैं वो अपडेटेड चीज़ें सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और ये चीज़ ना अच्छा, सिर्फ स्कूल्स में बल्कि यूनिवर्सिटीज़ में भी ये चीज़ें एप्लीकेबल होती है। अच्छा राहुल, ये बताइएगा कि आपकी बेटी को क्या हिंदुइज्म भी पढ़ाया जाता है यहाँ पे पाकिस्तान में? इस्लामिक स्टडीज और पाकिस्तान स्टडीज ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। इंटरमीडिएट तक तो हैं ही, उसके बाद इवन जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपने बनना है फिर भी आपको ये 2 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, मेडिकल में जाना है फिर भी पढ़ने पड़ते हैं। तो इंडिया में क्या सूरत हाल है? सर, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी। इंडिया में सर रिलिजन और एजुकेशन दोनों बहुत अलग-अलग चीज़ें हैं, राइट? आपको जो स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, कॉलेज में पढ़ाया जाएगा, आपको कोई रिलिजन नहीं पढ़ाया जाएगा।
यहाँ तक कि उन स्कूलों में ये भी नहीं पढ़ाया जाता कि पाकिस्तान कौन है, पाकिस्तान के साथ कितनी जंगें हुई, कितनी जीती, क्या हुआ, ये कुछ नहीं पढ़ाया जाता सर। राइट? इंडिया में सिर्फ और सिर्फ जो उनके स्टडी से रिलेटेड, जो उनके काम से रिलेटेड है, वो चीज़ें पढ़ाई जाती है। सो रिलीजन और रिलीजन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। अच्छा राहुल, मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज ऑब्जर्व की पाकिस्तान में। पाकिस्तान में अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमारे प्रॉब्लम्स की वजह यह है कि हम दीन से दूर हो गए हैं, यानी रिलीजन से दूर हो गए हैं, तो उसकी वजह से हम प्रॉब्लम्स में घिर गए हैं। और इंडिया में जहां रिलीजन पढ़ाया नहीं जाता, सरकारी स्कूलों में कम से कम, या इवन प्राइवेट स्कूलों में, हाँ, यूनिवर्सिटियों में, सरकारी हो प्राइवेट हो, किसी में भी नहीं पढ़ाया जाता। तो उसके बारे में हमारे बहुत सारे लोग, अक्सरियत शायद यही ख्याल करती है कि इंडियंस जो है ना, वो बहुत रिलीजियसली फनेटिक्स होते हैं, और हम जो हैं दीन से दूर हो गए हैं, दीन से हट गए हैं। यानी इतना एम्फेसिस है रिलीजन पे, दीन पे, यानी स्कूलों में कंपलसरी सब्जेक्ट है, पाकिस्तान स्टडीज एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, फिर भी लोग आपको ये गिला करते हुए नजर आएंगे कि हम जो है ना नेशनलिस्ट नहीं है। इंडियंस बहुत नेशनलिस्ट होते हैं, हम पेट्रियाटिक नहीं हैं, इंडियन बहुत पेट्रियाटिक होते हैं, और इसी तरह से रिलीजन से हम दूर हो गए हैं। यानी इतना एम्फेसिस देने के बावजूद ये हैरान कुन बात है कि आप कैसे इतना रिलीजन से दूर हो गए। और फिर मैं अक्सर लोगों से ये पूछता हूं कि ये दीन से दूरी जो है ना, ये कब शुरू हुई, उसका भी कोई उनके पास कोई जवाब नहीं होता। बस एक स्लोगन बन गया है कि हमारे सारे मसाइल जो है ना इस वजह से हैं, हम दीन से दूर हो गए हैं। उसमें कुछ लोग ये भी उठाते हैं सवाल कि भाई आ, उसको आप देखिए, स्वीडन को देख लें, नॉर्वे को देख लें, ये तो मजहब से काफी दूर हैं, वो कैसे डेवलप कर गए, वो कैसे तरक्की कर गए, वो कैसे इतने अच्छी सोसाइटीज, अच्छे मुआशरे बन गए। और पाकिस्तान इतना ज्यादा एम्फोसिस देने के बावजूद रिलीजन पे, फिर भी आप दिन रात ये कहते हैं कि हम रिलीजन से दूर हो गए हैं। इसको आप कैसे देखते हैं, ये जो है हमारी एक पैराडॉक्स कह लें। सर, इसमें ना सबसे पहली चीज़ दीन या फिर रिलीजन और नेशनलिज्म या पैट्रियोटिज्म, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, राइट? सो आप दीन जो है या आपका रिलेशन या आपका जो रिलीजन जो है, वो आपका ज़ाती मसला है, वो आपके घर के अंदर की बात है। और रिलीजन जो है वो सॉरी जो जो आपका नेशनलिज्म है, वो आपकी कंट्री लेवल पे बात होती है। भारत में मैं अगर मेरी ज़ाती बात करूँ या मैं मोस्ट ऑफ द कंट्री को अगर मैं मैप करके भी ये बात मैं बड़े कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि जहाँ पर आपके पास कंट्री फर्स्ट वाली अप्रोच होती है, वहाँ पर आपका रिलीजन जो होता है वो हमेशा बैकफुट पे ही होता है। और जब आपकी थॉट प्रोसेस में, आपके कामों में कंट्री फर्स्ट होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है आप पैट्रियोटिज़्म जो होता है, जो जो एक नेशनलिज़्म जो होता है, जो एक वो स्पिरिट होती है, जो भी आप जो कह रहे थे, वो हमेशा हाई रहेगी। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपकी पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस हो, कोई भी हो, उससे कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ता। और रही बात जो आपका दीन है, जो आपका रिलीजन है, उसे आप फ़ॉलो करें, रिगरसली फ़ॉलो करें, उसमें कोई कमी ना छोड़ें, सारी प्रैक्टिसेस उसकी फ़ॉलो करें, पर वो आपके घर के अंदर की बात है। ये एक बेसिक डिफरेंस जो है वो भारत में और लगभग भारत में मोस्ट ऑफ द लोग इस चीज़ को समझते हैं और फ़ॉलो करते हैं। अच्छा। और शायद ये चीज़ पाकिस्तान में मिसिंग है। अच्छा, पाकिस्तान में एक बड़ा पॉपुलर आर्गुमेंट ये है कि बीजेपी इज एन एक्सट्रीमिस्ट पार्टी, और ये एक रिलीजियस पार्टी है। और इंडिया में देखें कि एक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी को, एक रिलीजियस पार्टी को इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी हासिल है। पाकिस्तान में जो रिलीजियस पार्टीज हैं, एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज हैं, उनको लोग वोट नहीं देते। ये बात भी कंप्लीटली सही नहीं है, इसलिए कि एनडब्ल्यूएफपी जो है, जिसका अब नाम खैबर पख्तूनख्वा है, वहां पे 70s में एक मौलवी साहब चीफ मिनिस्टर बने थे, मुफ्ती महमूद। और उसके बाद भी वहां पे जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी की गवर्नमेंट रही है। हुँ, तो दूसरी जो बात मैं करता हूं यहां लोगों से कि भाई अगर बीजेपी, बीजेपी का मतलब है भारतीय जनता पार्टी, अंग्रेजी में अगर कहें तो इंडियन पीपल्स पार्टी, यानी राइट, उसमें रिलीजन का नाम नहीं आता। तो बराबर। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी, क्या वो एक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी थी?
क्या वो एक कम्युनल पार्टी थी? तो उसको तो लोगों ने बहुत वोट दिए थे, मुसलमानों ने बहुत बड़ी तादाद में वोट दिए। यानी आज वो मुसलमान जो इंडिया में रह रहे हैं, उन्होंने या उनके आबाओ अजदाद ने, उनके एंसेस्टर्स ने, उनके पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने ओवरवेलमिंगली सपोर्ट किया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के स्लोगन्स आप देखिए, दे वर प्योरली रिलीजियस, कि मुस्लिम है बराबर। तो मुस्लिम लीग में आ। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा ये इल्लल्लाह। नारा आज भी आपको सुनने को मिलता है। और फिर बराबर। ये भी कहा गया था 46 के इलेक्शन से पहले कि अगर आप मुस्लिम लीग को वोट नहीं देंगे तो आपका निकाह टूट जाएगा, आपकी शादी जो है वो इनवैलिड हो जाएगी। और ये जो नारा है पाकिस्तान का मतलब क्या, इंटरेस्टिंगली आज भी हर जगह नेशनल डिस्कोर्स का डोमिनेंट नैरेटिव का हिस्सा है। ये अलग बात कि जिन्ना साहब ने मुस्लिम लीग का जो आखिरी इजलास हुआ था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, दिसंबर 47 में खालिक दीना हाल कराची में, उसमें इस नारे से अपने आप को अलहदा कर लिया था, डिस्टेंस कर लिया था। और एक साहब ने जब ये उठ के कहा कि देखें जी, हमने ये नारा लगाया था लेकिन इस्लाम इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा पाकिस्तान में, और हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनके वही ठाठ बाट हैं जो अंग्रेज दौर में होते थे। तो उस पे जिन्ना साहब ने कहा था, हो सकता है कि आपने ये नारा लगाया हो टू कैच अ फ्यू वोट्स। मैंने कभी ये नारा नहीं लगाया, मेरी वर्किंग कमेटी ने कभी इसका रेजोल्यूशन पास नहीं किया। लेकिन सवाल ये आता है कि भाई जब ये नारा लगाया जा रहा था, डिड यू से एनीथिंग अबाउट इट? डिड यू डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम दिस स्लोगन हम्म। एट दैट टाइम? अब बाद में आप ये कह रहे हैं कि जी मैंने कभी ये नारा नहीं लगाया। तो एज एन इंडियन, हाउ डू यू लुक एट दीज डिबेट्स एंड डिस्कशंस? सर मेरे सोच से जितनी जितनी मेरी एक छोटी सी पॉलिटिकल समझ है, उस लिहाज से अगर मैं देखूं तो रिलीजन सर, फिर वो पाकिस्तान में हो चाहे भारत में हो, कभी भी एक पॉलिटिकल सिनारियो से अलग नहीं हुआ है। हमेशा कहीं ना कहीं रिलीजन जो है वो उसमें जुड़ा हुआ रहा ही है। फिर वो जो आपने मुस्लिम लीग का एग्जांपल दिया वो हो, या फिर भारत में भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस थोड़ा सा थॉट प्रोसेस को मैप करते हुए अपनी अप्रोच के थ्रू आगे बढ़ती है। तो ये नैरेटिव जो होता है सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं भारत के पर्सपेक्टिव में बात करूं, तो ये नैरेटिव जो होता है ये एक उस इलेक्शन के दरमियान की बात होती है। पर जब वही चीज इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद में गवर्नमेंट जब एग्जीक्यूशन के फ्लोर पे आती है, और जब वो गवर्नमेंट अपनी चीजों को, अपनी स्कीम को एग्जीक्यूट करने के लिए जाती है, उस वक्त ये चीजें साइडलाइन हो जाती है। जो चीजें मैंने अभी स्पेसिफिकली, अगर मैं बीजेपी के अभी इस रिजीम की 10 ईयर रिजीम की बात करूं, तो उन्होंने जो वेलफेयर स्कीम्स उनकी रही वो उन्होंने माइनॉरिटीज को न देखते हुए, मतलब कि कोई स्कीम किसे मिल रही है इसे न देखते हुए उस स्कीम को लोगों तक पहुंचाया। फिर वो मेजोरिटी को मिल रही है, माइनॉरिटी को मिल रही है, दलित को मिल रही है, किसी को भी मिल रही है, इट डजेंट मैटर। अगर घर गरीबों को देना है तो सभी को देना है। अगर कोई लोन जो गवर्नमेंट का मुद्रा लोन स्कीम चलती है वो अगर देना है तो वो सभी को देना है। जो उसके लिए एलिजिबल है, जो उसके लिए अप्लाई कर रहा है उसको देना है, इररिस्पेक्टिव देयर कास्ट, देयर रिलीजन और देयर बिलीविंग्स और देयर फेथ। सो ये चीजें ना सिर्फ अभी बीजेपी के रिजीम में हुई बल्कि इसके पुराने वाले रिजीम में भी हुई। पर हाँ, आपको कई सारे इंसिडेंट्स, पॉलिटिकल इंसिडेंट्स ऐसे देखने को मिलते हैं कि रिलीजन को देखते हुए या उस रिलीजियस सेंटिमेंट्स को देखते हुए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ डिसीजंस लेती है। जैसे राजीव गांधी के समय उन्होंने शाहबानो केस, एक बड़ा फेमस केस था अगर आपको याद हो, तो जी। वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट में, कि मुझे मेरे हस्बैंड से कुछ मुझे पैसे मिले ताकि मैं मेरा खर्चा चला सकूं, और सुप्रीम जी। कोर्ट ने उनके फेवर में डिसीजन दिया। पर चूंकि उस समय मुस्लिम कम्युनिटी का और जो मुस्लिम लीडर्स हैं उनके साथ में उनका काफी प्रेशर था, तो वो राजीव गांधी ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए वो उस फैसले को पलट दिया ताकि मुस्लिम कम्युनिटी के वोट्स जो हैं वो उनसे दूर ना जाए। तो ऐसी चीजें होती हैं, ऐसा नहीं होता कि नहीं होती है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा मेरे इस आंसर के कि रिलीजन जो है वो पार्शली कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का पार्ट रहा है, फिर
फिर वो भारत में भी हो, पाकिस्तान में भी हो, पर वो किस लेवल तक उन पॉलिटिकल पार्टीज को, रिलीजन को अपने एक्शन के अंदर लिमिटेड रखना है, ये हर एक पार्टी के सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जी। और मेरे इल्म में है कि आरिफ मोहम्मद खान जो कैबिनेट जी, मिनिस्टर थे उस वक्त उन्होंने राजीव गांधी रिजाइन किया था। गवर्नमेंट में। जी। ही टुक अ प्रिंसिपल पोजीशन एंड ही रिजाइंड हिज हिज जॉब। तो बहरहाल, तो उस पे मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा एक नेगेटिव रिएक्शन भी आया मुस्लिम जी, कम्युनिटी के हवाले से या क्लर्जी के हवाले से जी, कि ये कैसे लोग हैं कि एक गरीब औरत का साथ नहीं दे रहे और एग्जैक्टली, एक ऐसी लेजिस्लेशन की तरफ लेके जा रहे हैं मुल्क को जो उसको हम प्रोग्रेसिव नहीं कह सकते। अच्छा, एग्जैक्टली। इंडिया में तो राहुल जी ये भी है ना कि रिलीजन के नाम पे आप वोट नहीं ले सकते, क्योंकि शिवसेना के लीडर जो थे बाल ठाकरे, उन्होंने एक दफा कुछ ऐसी बात की थी तो इलेक्शन कमीशन ने कुछ अरसे के लिए उनका वोट कैंसिल कर दिया था। जी, तो इस तरह की एग्जांपल्स भी हमें मिल जाती हैं इंडिया में। बिल्कुल मिल जाती है। तो अब क्या सूरत हाल है? अब इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, तो क्या लगता है कि बीजेपी को मुश्किल लग रहा है कि 400 सीटें मिलें जैसे पहले कहा जा रहा था? तो क्या व्हाट इज योर प्रेडिक्शन, कितनी सीटें मिल जाएंगी? सर टोटल मैं आपको बताऊं, इंडियन इलेक्शन में जो लोकसभा होती है, जो लोअर हाउस जिसको कहते हैं, उसमें 543 सीट्स हैं और आपको गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए 272 सीट्स चाहिए होती है। जी। बीजेपी जब 2014 में पावर में आई थी तो उसके पास 282 सीट्स थी। हम्म। फिर जब वो 2019 में पावर में आई उस समय उसके पास में 303 सीट्स, 303 सीट्स थी। और कलेक्टिवली जो उनका ग्रुप है जिसको वो एनडीए कहते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उस ग्रुप के पास में लगभग लगभग 345 350 के आसपास सीट्स थी। अब इस दरमियान 5 सालों के दौरान कई कई पार्टनर्स अलहदा हुए हैं, कई पार्टनर्स जुड़े, कुछ पार्टनर्स जो अलग हो गए थे वो वापस जुड़े, तो ऐसे कुछ न कुछ एक नया फॉर्मेशन बना। और अपोजिशन ने भी ये स्टडी किया, ये देखा कि अगर हम लोग सेग्रीगेटेड मैनर में बीजेपी से फाइट करेंगे तो हम नहीं जीत पाएंगे। तो हमें कहीं न कहीं एक कंसोलिडेट होके वन कैंडिडेट के अपोज में वन कैंडिडेट, वन टू वन मैपिंग के ज़रिए हमें कैंडिडेट्स उतारने पड़ेंगे, तो हम कहीं न कहीं बीजेपी को फाइट दे पाएँगे। पर क्या होता है सर, पॉलिटिक्स में कभी भी 2+2 = 4 नहीं होता। ये जो सिंपल अरिथमेटिक होता है कभी भी पॉलिटिक्स में अप्लाई नहीं होता। तो अपोजिशन ने कोशिश बहुत की और मैं समझूंगा कि अच्छी कोशिश करी कि एक स्टेज पे, एक पेज पे आने के लिए। पर कहीं न कहीं उनके बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। तो जब आपके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो जाते हैं तो आप एक पेज पे नहीं आ पाते। तो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स ऐसे हैं भारत में जहाँ पर अपोजिशन पार्टीज ही आपस में कंटेस्ट कर रही हैं। जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में केवल 7 सीटें हैं। वहाँ पर आम आदमी पार्टी जो कि अरविंद केजरीवाल लीड करते हैं और कांग्रेस, इन दोनों का अलायंस है और उन्होंने अलायंस में कैंडिडेट उतारे हैं। 4 कैंडिडेट आम आदमी पार्टी ने और 3 कैंडिडेट कांग्रेस ने। हम्म। पर वही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पंजाब के अंदर आपस में ही फाइट कर रहे हैं, हम्म। राइट? ममता बनर्जी जो कि इस पूरे इंडिया अलायंस जो उन्होंने बनाया उसका पार्ट है, पर ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ में वेस्ट बंगाल में अलायंस नहीं किया, हम्म। राइट? सो ये चीजें लोगों को समझ में आती है कि ये आपस में ही लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। और इनका सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, एक मोटो है कि करंट गवर्नमेंट या नरेंद्र मोदी को उनको हटाना है। तो हम्म। ये जब आप एक नेगेटिव अप्रोच के साथ में, नेगेटिव माइंडसेट के साथ में कहीं पर भी आगे जाते हैं तो आपके लिए रिजल्ट फेवरेबल नहीं होता। ये मेरा एनालिसिस है। अगर आप एक कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव अप्रोच के साथ में आगे जाएंगे तो आपके लिए रिजल्ट जरूर फेवरेबल होगा। अब हम बात करते हैं जो आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा सीट्स से रिलेटेड। सर 2019 के अंदर जब 303 सीट्स बीजेपी की आई थी तो उन 303 सीट्स के अंदर अगर मैं पूरे इंडिया को डिस्ट्रीब्यूट करूं, वेस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया, इन पार्ट्स में अगर मैं समझने के पर्सपेक्टिव से अगर मैं इसको बताऊं तो एक्सेप्ट साउथ इंडिया बीजेपी ने लगभग सब जगह स्वीप किया था।
और जहां-जहां पर भी कांग्रेस 1 टू 1 फाइट में है बीजेपी के, वहां-वहां पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% के ऊपर है और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सिर्फ 8 टू 9% है और बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90 टू 91% है। मतलब कि बीजेपी ने कांग्रेस को एक तरफा मुकाबले में 1 टू 1 फाइट में हराया है और जहां-जहां भी स्टेट्स में कोलैबोरेशन के ज़रिए वहाँ फाइट थी, वहाँ पर भी बीजेपी ने डोमिनेट किया है। इस इलेक्शन में भी सूरत-ए-हाल अलग नहीं है। इस इलेक्शन में भी बीजेपी उतनी ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है जितनी वो 2019 में थी। पर हाँ, ये बात बिल्कुल बराबर है कि 400 पार वाला जो उन्होंने एक जुमला दिया था, एक जो नारा दिया था, वो उन्होंने बोला था कि हमारा जो ग्रुप है, जो एनडीए है, वो 400 पार करेगा और इंडिविजुअली बीजेपी जो है वो 370 क्रॉस करेगी। तो वो सूरत-ए-हाल होते हुए नहीं दिखते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल ग्राउंड पे अगर मैं चीज़ों का एनालाइज़ करूँ, बात करूँ, तो मेरे हिसाब से बीजेपी कहीं न कहीं 310-315 के आसपास सीट्स जो है, वो ला सकती है और जो उनका एनडीए एज़ अ ग्रुप है, वो एनडीए एज़ अ ग्रुप 340-345 के आसपास बैठेगा और कांग्रेस इस बार भी 50 या 50 के नीचे ही बैठेगी। तो बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी बहुत कंफर्टेबली ये थर्ड टर्म को क्रॉस करेंगे, थर्ड टर्म में गवर्नमेंट बनाएँगे, इसमें कोई उनको मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, राहुल जी ये बताइएगा कि वेस्टर्न मीडिया में और इंडिया में भी कुछ लोग ये कहते हैं कि जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, उस पे क्रैकडाउन किया गया है इंडिया में और जो अपोज़िशन है, उनकी विच हंट की जा रही है। अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से जेल में डाला गया, तो कैसे देखते हैं आप इन आर्ग्यूमेंट्स को? सर, मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि भारत में जो इदारे हैं, वो अपना काम करते हैं और भारत के जो इदारे हैं, हर इदारा अपनी-अपनी लिमिट में काम करता है। हुँ, हुँ। अगर आपको अरेस्ट किया गया है, तो कहीं न कहीं उसके पीछे आपके पास कोई न कोई एलिगेशंस या कोई न कोई प्रूफ़्स ईडी के पास में है या सीबीआई के पास में है या उस अदारे के पास में है, तभी वो आप तक पहुँची है। वो चीज़ बगैर प्रूफ़ के, बगैर किसी भी सस्पिशियस चीज़ के आप तक नहीं पहुँचेंगी। ईडी या सीबीआई मेरे घर पे नहीं आएँगी अनलेस एंड अंटिल आई एम गिल्टी या आई एम इन अ पोज़ीशन टू बी प्रूवन गिल्टी। तो वो हुँ। मेरे घर पे मेरे पास नहीं आएँगी, राइट? ईडी से क्या तो बनता है? एग्ज़ेक्टिव डायरेक्टोरेट ये किस डिपार्टमेंट का इन हिस्सा है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ओके। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हुँ, ये हुँ। स्पेसिफिकली होता है अगर पैसे की हेर-फेर कहीं होती है, हुँ, उससे हुँ। रिलेटेड। राइट? ओके, और सीबीआई जो है वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये किसी भी करप्शन केस में या फिर और भी किसी पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल किसी भी केस में ओके। इनको अप्रोच किया जा सकता है। तो अगर जो अरविंद केजरीवाल की भी बात अगर की जाए, तो अरविंद केजरीवाल भी एक बहुत सस्पिशियस एक्टिविटी, एक सस्पिशियस केस में उनको एक ईडी या सीबीआई ने उनको अरेस्ट किया है और ऐसा नहीं कि उनको जस्ट गए और अरेस्ट कर दिया, उनको 9 बार समन किया गया। जब वो 9 बार समन पे नहीं आए, तब ईडी जो है अपने सारे प्रूफ लेके कोर्ट में गई। कोर्ट में हुँ, प्रूफ उन्होंने बताया और फिर 10वां समन लेके अरविंद केजरीवाल के घर जाके उन्हें अरेस्ट किया। और अरविंद केजरीवाल को डायरेक्टली अरेस्ट नहीं किया गया। अरविंद केजरीवाल के पहले 15 लोग और थे जो इस जो लीकर स्कैम जो चल रहा दिल्ली में, उसके अंदर वो अरेस्ट हो चुके थे। और उसके बाद में फिर वो अरविंद केजरीवाल तक पहुँचे हैं। तो चूँकि मामला भी सब जुडिस है, तो मेरा इस पे बहुत ज़्यादा कमेंट करना ठीक नहीं होगा। पर ये चीज़ें कोर्ट में हैं, ये चीज़ें प्रूव होंगी इफ अरविंद केजरीवाल फील्स ही वो गिल्टी नहीं है, तो वो चीज़ें कोर्ट में बाकायदा प्रूव करेंगे विथ फैक्ट्स, विथ फिगर्स और कोर्ट इतना ड्यू डिलिजेंस इतना है कोर्ट में कि वो सारी चीज़ एनालाइज़ करके फिर वो अपना डिसीज़न लेगा। तो अगर कोई गिल्टी नहीं है, तो वो नहीं पनिश होगा, अगर कोई गिल्टी है, तो वो बचेगा भी नहीं। अच्छा, आपका ताल्लुक इंदौर से है और इंदौर के जी। बारे में कहा जाता है कि इट इज़ द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया और एक बड़े मशहूर पोएट थे राहत इंदौरी, जिनका जी, जी। अनफॉर्च्यूनेटली इंतकाल हो गया कोविड के दौरान। तो इन दोनों के बारे में कुछ बताइएगा।
और माइनॉरिटीज कितनी हैं इंदौर में? जी ज़रूर। इंदौर जो है सर, जैसा मैंने बताया, अभी आपने इनफैक्ट बताया कि ये क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है। इंदौर जो है पहले ऐसा नहीं था, राइट? अगर मैं थोड़ा-सा इंदौर की अगर मैं हिस्ट्री से लेके आपको यहाँ तक की थोड़ी-सी चीज़ें ब्रीफ में बताऊँ, तो इंदौर जो है वो होलकर डायनेस्टी के अंदर आता है। होलकर डायनेस्टी जो है वो मराठा एम्परर के अंडर में काम किया करती थी, और मराठा एम्परर के 4 बड़े सूबेदार हुआ करते थे, जिनको उन्होंने अपने मराठा एम्परर का देख-रेख करने के लिए अपॉइंट किया हुआ था, जिसके अंदर होलकर, शिंदे, गायकवाड़ एंड पवार। तो जो होलकर्स थे, उनको इंदौर और मालवा का जो रीजन है, जो मालवा रीजन में आता है, उसको टेक केयर करने के लिए मल्हारराव होलकर जो यहाँ के पहले होलकर रूलर थे, उनको अपॉइंट किया गया और उनके अंडर में ये टेरिटरी दी गई। फिर उसके बाद एक बहुत रिवॉल्यूशनरी रूलर यहाँ पे रही, अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर, आई एम नॉट श्योर आपने उनका नाम सुना हो या नहीं सुना हो, पर उन्होंने वुमेन वेलफेयर के लिए, प्रोग्रेस के लिए 1700 के समय बहुत अच्छा काम किया, और उनके कामों को आज भी उतनी ही रिस्पेक्ट से और उतनी ही अदब से देखा जाता है, और उनको उतना सम्मान दिया जाता है। फिर उसके बाद अगर मैं थोड़ा-सा अभी के दौरान में आऊँ, और जो आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा माइनॉरिटी से रिलेटेड, तो पूरे एमपी में मध्य प्रदेश जो कि एक स्टेट है सेंट्रल इंडिया का, इसके अंदर माइनॉरिटी पॉपुलेशन लगभग-लगभग 9 से 10% के आसपास है। और इंदौर की अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ, तो इंदौर जो है वो पहले इतना क्लीन नहीं था जितना आज है। पहले भी इंदौर एक आम शहरों की तरह था, जिसमें कहीं न कहीं थोड़ी बहुत कहीं कुछ गंदगी रहती थी, और इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था क्लीननेस को लेके और बाकी चीज़ों को लेके। फिर जब 2014 में नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने 2015 में एक जुमला दिया, एक बात उन्होंने कही कि क्लीन इंडिया, स्वच्छ भारत। ये एक उन्होंने एक थॉट प्रोसेस दी, एक मिशन दिया कि क्यों ना हम हमारे देश को भी साफ-सुथरा बनाएँ। एक बेसिक, एटलीस्ट बहुत लग्ज़री नहीं है तो बेसिक सैनिटेशन, बेसिक साफ-सुथरा हम हमारे शहर को, हमारे देश को बनाएँ। तो उस दौरान उन्होंने कॉम्पिटिशन लॉन्च करी कि जो भी शहर अपने आप को अच्छे से साफ-सुथरा रखेगा, उसको क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड दिया जाएगा, और उसके लिए कुछ उन्होंने पैरामीटर्स डिक्लेयर किए कि इन पैरामीटर्स के ऊपर जो है वो जज होगा। तो इंदौर की उस समय जो मेयर थी मालिनी गौड़, उन्होंने उस चीज़ को बड़ा सीरियसली लिया, और उन्होंने इसके ऊपर बहुत अच्छे से काम करना स्टार्ट किया। तो लगभग मुझे याद है 2016 के आसपास की बात है। उस समय जो सबसे बिगेस्ट पैरामीटर था, वो था पूरे शहर में पब्लिक टॉयलेट्स होने चाहिए। तो इंदौर में आप देखेंगे तो आज की डेट में पूरे शहर में आपको हर 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर की रेंज में पब्लिक टॉयलेट्स मिलेंगे, और बहुत अच्छे लेवल की पब्लिक टॉयलेट्स मिलेंगे, जैसा कि आप किसी 5 स्टार होटल में जाके एक्सपीरियंस करते हैं। उन पब्लिक टॉयलेट्स में आपको फीडबैक सिस्टम मिलेगा। अगर आप गए, आपने यूज़ किया और आपको टॉयलेट अप टू द मार्क नहीं लगा, तो यू कैन गिव फीडबैक, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। और वो फीडबैक डायरेक्ट जो यहाँ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो हेड हैं, मेयर, उनके ऑफिस में जाता है। अगर किसी भी पब्लिक टॉयलेट का फीडबैक खराब आता है, तो उस पब्लिक टॉयलेट के जो हैंडल करने वाले जो इंचार्ज हैं, उनको क्वेश्चन किया जाता है कि आपके यहाँ से खराब फीडबैक क्यों आया। सो इस तरीके से हर साल दर साल जो है कुछ ना कुछ पैरामीटर्स दिए जाते हैं, और उन पैरामीटर्स के ऊपर सिटी को काम करना पड़ता है, और फिर उन पैरामीटर्स के ऊपर काम करते करते इनका सर्वे होता है। जब वो ड्यूरेशन खत्म होता है, सर्वे टीम सिटी में आती है, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन सिटी में रहती है, पूरा सिटी घूमती है, एक एक पैरामीटर को चेक करती है, उसके बाद में अपनी रेटिंग जो है वो दी जाती है। तो इंदौर शहर ने पिछले 7 सालों में जो-जो पैरामीटर्स दिए गए, उन सारे पैरामीटर्स के ऊपर काम किया, और आज आप देखेंगे पूरे शहर में कहीं पर भी कोई भी कचरे का ढेर, कचरे का डब्बा बिल्कुल नहीं है। हर 100 मीटर पे, 200 मीटर पे आपको छोटे-छोटे डस्टबिन मिलेंगे। जैसा आप दुबई में देखते होंगे या यूएस में देखते होंगे, आप उसके अंदर लिटर्स डाल सकते हैं। कचरा जो है वो सबसे पहले
इंदौर में भी ऐसा होता था कि एक सिटी के कोने में कचरे का पहाड़ एक बन जाता था, जहाँ पे पूरे सिटी का कचरा आके डंप हो जाता था। आज वो जगह इतनी नीट एंड क्लीन है कि वहाँ पर प्री वेडिंग फोटोशूट्स होते हैं उस लोकेशन पे। फिर कचरे को जो है वो उन्होंने सेग्रीगेट करना स्टार्ट किया कि ड्राई लीटर अलग, सूखा कचरा अलग और गीला कचरा अलग। तो उससे कचरे की प्रोसेसिंग में इनको हेल्प मिली। और जो गीला कचरा होता था, गीला कचरा दैट मीन्स जो भी आपका किचन का वेस्ट निकलता है या बाकी दूसरी चीजें, उस वेस्ट से इन्होंने फर्टिलाइजर्स बनाना स्टार्ट किए और उन फर्टिलाइजर्स को उन्होंने फिर बेचना स्टार्ट किया। जो रिसाइकल वेस्ट था, उस रिसाइकल वेस्ट को उन्होंने रिसाइकल करके वापस कुछ ना कुछ चीजें बनाना स्टार्ट करी। और आज इंदौर में 6 अलग-अलग लेवल पे कचरा सेग्रीगेट होता है। गीला और सूखा तो ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी अलग होता है, सैनिटरी वेस्ट भी अलग होता है। फिर उसके बाद में ऐसी कोई चीज़ें जैसे ट्यूबलाइट हुआ, बल्ब हुआ, वो चीज़ें भी सेग्रीगेट होती है। और आप यकीन करें, इंदौर जो है वो एक यूनिवर्सिटी की तरह बन गया है, जहाँ पर पूरे भारत से, और भारत से ही नहीं, विदेशों से भी लोग आते हैं और इस चीज़ को स्टडी करते हैं, देखते हैं कि ये कैसे चीज़ें प्रोसेस होती हैं और वो जाके अपने यहाँ अप्लाई करते हैं। तो इंदौर ये एक बहुत बड़ा रिमार्केबल अचीवमेंट रहा है इंदौर के लिए, और ये करना बहुत आसान नहीं था, बहुत डिफिकल्ट था। पर इस चीज़ को बहुत साथ दिया इंदौर के लोगों ने, और इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर था इन चीज़ों को स्कूलों से जोड़ना। जब ये चीज़ अप्लाई हुई और जब ये चीज़ सिटी में अप्लाई करना स्टार्ट करी, तो जब उस समय की मेयर थी, उन्होंने स्कूलों को भी इससे जोड़ा और कहा कि आप बच्चों को भी इसकी इम्पोर्टेंस बताएं। तो बच्चे भी लोगों को बोलने लगे, टोकने लगे कि आपने ये चीज़, आपने कचरा सड़क पर फेंक दिया है, ये सड़क पे ना फेंकें, इसे आप उस प्रॉपर डस्टबिन में डालें। आज की डेट में सर, अगर इंदौर में कोई अगर कचरा का एक कागज का टुकड़ा भी अगर सड़क पे फेंक दे और अगर उसके पास में कोई खड़ा हो, तो वो वाकई में ऐसी नज़र से उसको देखेगा कि आपने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया। अगर वो उसे इमीडिएटली टोक देगा कि सर आप ये कचरे का टुकड़ा जो है वो डस्टबिन में डाल दें, और अगर नहीं भी टोका तो भी वो खुद जाके उठा के वहाँ पे डस्टबिन में डाल के आ जाएगा। इतनी अवेयरनेस सिटी के अंदर है, इसलिए ये चीज़ इतनी साफ-सुथरी बनी है। आप आप दुबई में बहुत समय से रहते हैं, आपने दुबई भी देखा होगा, आपने और भी दूसरे शहर भी देखे होंगे, दुनिया के दूसरे सिटीज़ भी आपने देखे होंगे। वो अंतर आपको साफ दिखता होगा जब आप पाकिस्तान में जाते होंगे, या अगर आप कभी भारत विज़िट किया होगा आपने कभी, तो वो अंतर आपको देखने में मिलता होगा। आज इंदौर में आप कई जगह ऐसे जाएँगे, आपको वो जगह आप अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएँगे कि आप इंदौर में खड़े हैं या दुबई में हैं या सिंगापुर में हैं। इतनी क्लीननेस, इतना आपको उस चीज़ को, जगह को वेल मेंटेन करना यहाँ पर है। और इंदौर की अगर और थोड़ी दूसरी ख़ास बात बताऊँ सर, इंदौर को मिनी बॉम्बे भी कहते हैं, इंदौर को भारत की फूड कैपिटल भी कहते हैं, क्योंकि इंदौर के जायके और इंदौर का फूड पूरे भारत में मशहूर है। और इंदौर में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से लता मंगेशकर निकली हैं, किशोर कुमार निकले हैं, सलमान खान निकले हैं, सलमान खान के जो वालिद हैं सलीम खान, वो यहाँ से निकले हैं। जॉनी वॉकर जो मशहूर कॉमेडियन रहे बॉलीवुड के, वो यहाँ से निकले हैं। कर्नल सीके नायडू, जिनके नाम पे नायडू ट्रॉफी होती है रणजी ट्रॉफी के साथ में, वो यहाँ से निकले हैं। और भी कई सारे जो हैं वो यहाँ से, इंदौर से निकले हैं। फिर आपने राहत इंदौरी साहब की बात करी। राहत इंदौरी साहब भी इंदौर के उन नगीनों में से हैं, जिन नगीनों को पूरे इंदौर को एक प्राउड है, और उन्होंने उनकी शायरी से, उनकी नज़्म से, उनके शब्दों से ना सिर्फ़ इंदौर को बल्कि पूरे भारत को, दुनिया में उन्होंने उनका नाम रोशन किया है। तो अभी अनफॉर्चुनेटली उनका 2 साल पहले इंतकाल हुआ। वो कोविड के समय उनका इंतकाल हो गया। वो एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात थी, और उनकी फ़ैन फॉलोइंग बड़ी ज़बरदस्त थी। मुझे अभी भी याद है, जब उनके इंतकाल के कुछ दिनों पहले उनका एक शो हुआ था इंदौर में, जश्न राहत। उस जश्न राहत में कुमार विश्वास जी आए थे और जावेद अख्तर साहब आए थे, और भी कई नामचीन लोग आए थे। और फिर सबसे लास्ट में लोग रात को 2:30 बज गए थे और लोग वहीं बैठे थे राहत साहब को सुनने के लिए। तो इतनी उनकी फ़ैन फॉलोइंग थी।
और बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के इंसान थे और जो उनका कहने का अंदाज़ था, वो सबसे निराला था। क्योंकि सिर्फ़ शेर लिखना और शेर पढ़ना एक इम्पॉर्टेंट बात नहीं है, पर उस लिखे हुए शेर को बड़े ही उम्दा तरीके से पढ़ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है और वो चीज़ लोगों को कनेक्ट करती है और वो चीज़ राहत साहब बहुत अच्छे से करते थे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।